हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज प्रैक्टिस सेट संख्या 11 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी होने वाली परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचसीएससी और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने किन किन प्रश्नों को रखा हुआ है, उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि सकर्मक क्रिया होती क्या है। तो सकर्मक क्रिया से अभिप्राय होता है जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जैसे आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें जो है जिसमें काम करने की का वो हो, आधार हो। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि पढ़ना, तो यहाँ पर जैसे आपका तीसरा जो सी ऑप्शन है ये वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाए, क्योंकि पढ़ना जो है क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो हम लोग देखें भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर और कोयल। तो भ्रमर का अर्थ होता है भौरा, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। क्यों? क्योंकि भ्रमर तो क्या है, तत्सम है, व्याघ्र भी तत्सम है और क्षीर भी तत्सम है। भ्रमर से अभिप्राय है भौरा, व्याघ्र से अभिप्राय है बाघ और क्षीर से अभिप्राय है खीर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को देखना है, मिलते जुलते बहुत से शब्द यहाँ पर दे दिए हैं कि नव्य, नूतन, नवल, नवीन। तो नया से अभिप्राय किसका होगा, जो नया है उसका तत्सम क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें तो नया का जो तत्सम हो जाएगा उसका हो जाएगा नव्य या नौ, या तो यहाँ पर नव्य की जगह नौ होता तब भी सही होता, तो नव्य यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। देखिए यहाँ तद्भव थोड़ा गलत हो गया, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एक भाग को हम लोग हटा देंगे। तो प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो शुद्ध युग्म क्या हो जाएगा, चुल्लुक का मतलब होता है चूल्हा। अब देखिए जैसे हरिद्रा का मतलब हो, तो हरिद्रा का मतलब हरिद्वार नहीं होता, हरिद्रा का मतलब होता है हल्दी। क्या होता है, हल्दी। और पृष्ठ का मतलब होता है, अगर हम लोग देखें तो पृष्ठ का मतलब होता है पीठ। क्या होता है, पीठ। और इसके बाद अगर हम लोग देखें पर्यक का जो अभिप्राय होता है वो होता है पलंग। क्या होता है, पलंग। तो इसलिए यहाँ पर जो चुल्ली का अर्थ जो है चूल्हा होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि तो हम लोग देखे हैं पा वर्ग के जो वर्ड होते हैं, पा वर्ग के वो सभी क्या होते हैं, ओष्ठ ध्वनि के होते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, मा। तो हम लोग देखें चाह, तो यहाँ पर दिया गया जो चा हो जाएगा वो नहीं है। अगर हम लोग देखें तो चा किस वर्ग का है, तो चा, छा, जा, झा। तो चा जो है अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, तालु, तालब का है। किसका, तालु या तालब का। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल शब्द का पर्यायवाची है। तो जल का शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो जल का अभिप्राय हो जाएगा क्या, सलिल।
क्यों? अगर हम लोग देखें कि जैसे दिया गया है अमी, तो अमी का अर्थ क्या होता है? अमी से तात्पर्य होता है अमृत, ठीक है। और यदि हम लोग देखें अनल, तो अनल का से अभिप्राय होता है आग से। किससे होता है? आग से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाखा मृग, मृग शब्द का पर्यायवाची है। तो शाखा मृग किसे कहा जाता है? तो शाखा मृग अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है बंदर को। किसको कहा जाता है? बंदर को। तो वानर यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, शाखा मृग, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, वाजी शब्द का पर्यायवाची है। क्या? वाजी शब्द का पर्यायवाची है। तो वाजी शब्द का पर्यायवाची अश्व होता है। क्या होता है? अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अगर हम लोग देखें श्रृंगाल, तो श्रृंगाल का मतलब एक तरीके से जो है हम लोग देखें तो शुभायु या मृग और जम्बुक, ये सभी जो है श्रृंगाल के हो जाते हैं। और किंकर का से अभिप्राय हो जाता है एक तरीके से नौकर से हो जाता है। और बेसर का अभिप्राय तो नथुनी से होता है। फिर अगला प्रश्न है, केतु का पर्यायवाची है। तो केतु का पर्यायवाची क्या होता है? तो केतु का पर्यायवाची जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा ध्वज। क्या हो जाएगा? ध्वज। केतु से इस ध्वज का ही अभिप्राय क्या होता है? अगर हम लोग देखें तो पताका होता है। क्या होता है? पताका। अगर हम लोग यहाँ देखें तो नाग से अभिप्राय तो सर्प से है, ठीक है। और जो राहु है तो राहु का भी अर्थ जो है सर्प से हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। मतलब एक युग्म यहाँ पर दिया गया है, वो क्या है? अशुद्ध है। तो जैसे आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभव। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो सी है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाह्नवी जो होता है, जाह्नवी वो गंगा का पर्यायवाची है, यमुना का नहीं है। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी सभी क्या हो जाएंगे? सही। तो यहाँ नहीं, चूँकि अशुद्ध पूछा गया तो अशुद्ध कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? मतलब एक जो है क्या है? घर का पर्यायवाची है। क्या क्या है? अयन, चयन, मयन और घरन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अयन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि अयन का से अभिप्राय होता है किसके? आपके घर से। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें, जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्णीत, अनिवार्य। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जिसका निवारण ना हो सके। तो जिसका निवारण ना हो सके तो अगर हम देखें तो हो जाएगा अनिवार्य। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो अनिर्णीत जैसे दिया है, तो अनिर्णीत से तात्पर्य होता है जिसका वर्णन अनिर्णीत जिसका निर्णय न लिया जा सके, ठीक है। और फिर दिया है यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? जलचर। सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो
के लिए एक शब्द हो जाएगा, मतलब जिसके पास कुछ ना हो। तो अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए एक शब्द में हो जाएगा अकिंचन। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें तो समष्टि का विलोमार्थी शब्द है, मतलब समष्टि का विलोमार्थी शब्द है, तो समष्टि का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा व्यष्टि। क्या हो जाएगा? व्यष्टि। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पावन हम लोग अगर नियम देखें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? पौधन अन। क्या हो जाएगा? पौधन अन। चूंकि ये जो है शब्द किसका है? अयादि संधि का है। किसका? अयादि। तो अयादि का जो नियम होता है वो क्या होता है? एचो ए वाय वा। जहाँ पर जहाँ क्या हो, जैसे ए के बाद कोई शब्द आए तो वो क्या हो जाते हैं? ए। और जहाँ ओ होता है वहाँ औ, और जहाँ औ होता है वहाँ आओ हो जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर पाव, मतलब एक तरीके से आव आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो कौन सा शब्द है? तो वह है, अगर हम देखें तो सी, भरतार में नहीं हुआ है। भरपूर में पूर्व में भर लग गया तो भरपूर हो गया, शक में भर लग गया तो भरशक हो गया, पेट में भर लग गया तो भरपेट हो गया। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं तत्सम। क्या कहे जाते हैं? तत्सम। यहाँ थोड़ा बी ऑप्शन हमें देना था, वो नहीं दिया है, वो गड़बड़ हो गया है, आप इसको बी मानिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। रसोई घर का समास विग्रह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई की घर की रसोई, रसोई और घर। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। और ये किसका उदाहरण होगा? तो ये जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और तत्पुरुष समास में भी अगर हम देखें तो कौन सा तत्पुरुष है? तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। किसका? संप्रदान तत्पुरुष का। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखें क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? तो वह है अधिकरण। कौन सा है? अधिकरण है। क्यों? अगर चूंकि इसमें इसके जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं में, पर। ठीक है। अगर हम लोग देखें प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता हैं, तो प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता कौन हैं? तो प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता सुकरात हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? मतलब पढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो अगर हम लोग देखें इसमें जो आपका अनुकरण से अभ्यास, यह जो है नहीं है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है। शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है, तो कैसे होता है? वह होता है मौखिक परीक्षा द्वारा कि आप सही उच्चारित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण की कौन सी अवधारणा सत्य है? तो शिक्षण की कौन सी अवधारणा सत्य है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक तकनीक है, शिक्षण एक जटिल कार्य है। ये यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। अगला प्रश्न है परोपकार का अर्थ समझाने के लिए उपयुक्त युक्ति है। तो
यहाँ पर कौन सी युक्ति जो है सही होगी? तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग संधि विच्छेद करके इसको समझा सकते हैं। जैसे परोपकार मतलब पर धन उपकार, तो हो जाएगा क्या, परोपकार। पर मतलब दूसरों का उपकार करने वाला, मतलब दूसरों का जो उपकार करे वो परोपकार है। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है। तो माध्यमिक स्तर पर कौन सी महत्वपूर्ण प्रणाली हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आगमन निगमन प्रणाली। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है वो है अनुवाद विधि। अनुवाद के माध्यम से हम जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ ग्रहण उद्देश्य से तात्पर्य है। तो अर्थ ग्रहण उद्देश्य से क्या अभिप्राय है? तो इसका से अभिप्राय है धैर्यपूर्वक सुनकर पढ़कर भावानुभूति कर सकना। मतलब अर्थ आप ग्रहण कैसे करेंगे? तो धैर्यपूर्वक सुनकर पढ़कर भावानुभूति जब आप कर सकेंगे तभी सही अध्ययन मतलब अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। फिर अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। कैसे प्रश्न होने चाहिए? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए, मूल्यांकन की निष्पक्षता बनाए। क्योंकि निबंधात्मक अति लघु में और लघु में तो थोड़ा आपके भेदभाव हो सकता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में कोई एक ही सही होगा। अगर आपने सही लगाया है तो सही होगा, गलत लगाया तो गलत होगा। फिर अगला प्रश्न है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? कहानी शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कविता शिक्षण का, निबंध शिक्षण का। तो अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको गद्य शिक्षण जो है करना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कुल 30 प्रश्नों को देखा, जो आपकी आगामी परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।